हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस या पारिस्थितिकी अनुकूलन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पौधे धरती के विभिन्न भागों में अलग अलग परिस्थिति में पाए जाते हैं और किसी भी स्थान की जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, वो उस स्थान के पर्यावरण के साथ में एक रेगुलर इंटरेक्शंस करती रहती हैं और एक बैलेंस बना के रखती हैं, नेचुरल बैलेंस बना के रखती हैं। और जो पौधे हैं वो अपनी इन रिएक्शंस और अपनी बैलेंस करने वाली जो एबिलिटी है नेचर के साथ में, उसके कारण पौधों में एक अलग तरीके के कुछ फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो उनके फॉर्म में या एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी है या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है और फिजियोलॉजी है, उसमें कुछ चेंजेस वो शो करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्यावरण जो भी होता है उस जगह का, उसके साथ में एक रिएक्शन में रहते हैं। ये जो भी परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा पौधे जो हैं वो विभिन्न जो पर्यावरण की जो विविधताएं हैं उसको सहन कर सकते हैं और उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हम इन फीचर्स को हम अडेप्टेशन कहते हैं या पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। तो व्हाट इज़ एन अडेप्टेशन? अडेप्टेशन इज़ अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट which enable it to exist under conditions of its habitat is called adaptation. इन जो भी वो फीचर डेवलप करते हैं और उसकी वजह से वो उस बदली हुई परिस्थिति में जो भी कंडीशन है उसमें रह सकते हैं, इनको हम अडेप्टेशंस या अनुकूलन कहते हैं। अडेप्टेशन से पौधा जो है, वो प्लांट जो है, वो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है और दूसरा वो एनवायरनमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो इनको हम प्लांट अडेप्टेशन या प्लांट रेस्पॉन्सेस टू दी कंडीशंस भी कह सकते हैं। जो पौधे हैं वो अलग अलग तरीके के कंडीशंस में रहते हैं, अलग अलग तरीके के पर्यावरण में पाए जाते हैं और ये जो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, ये वाटर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो प्लांट अडेप्टेशंस होते हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, उनमें पानी की एक इम्पॉर्टेंस होती है। पानी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में यहाँ हम इसको देख सकते हैं। जो अडेप्टेशन है वो प्लांट की या एनिमल्स की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के द्वारा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में रिएक्शंस करते रहते हैं। और इन सभी में जो जल है वो प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमें पता है, और उसमें उसी मतलब जलीय माध्यम में ही ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं पौधे की, वो निर्भर करती है। तो जो भी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हम इस धरती पे देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है या डेजर्ट है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्य जो कारण है वो जल होता है। और जल जो है वो 2-3 तरीके से पाया जाता है धरती पे, जैसे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के रूप में है, या इसमें हो सकता है सॉइल वाटर के रूप में हो सकता है, या वर्षा वाटर या प्रेसिपिटेशन के रूप में अवेलेबल रहता है। और इन सब के बीच में एक रेगुलर एक साइकिल जो है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं या जल चक्र है के रूप में, ये जल निरंतर घूमता रहता है। लेकिन ये रेगुलरिटी इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की रेगुलर फॉर्म में रहने के बाद भी हमें पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के कंडीशंस दिखाई देती हैं कि किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, किसी स्थान पे बहुत कम पानी की मात्रा में प्लांट्स सरवाइव करते हैं।
तो जो प्लांट्स हैं वो उनके जो वाटर रिलेशंस हैं प्लांट के, वो बेसिकली दो प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। और इनके जो इनका जो अमाउंट है किसी भी पौधे में, अब इसका एब्जॉर्प्शन का और ट्रांसपिरेशन का, इसका जो रेशो है दैट इज़ नोन एज वाटर बैलेंस। तो जो सामान्य ग्रोथ है प्लांट की, जो डेवलपमेंट है, उसमें वाटर बैलेंस जो है वो बहुत मतलब अनुकूल होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, तभी पौधे सामान्य वृद्धि कर सकते हैं। जैसे जो इसकी ट्रांसपिरेशन की रेट है वो एब्जॉर्प्शन की रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरह हर पौधे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होती है। तो डिफरेंट टाइप के जो जोग्राफिकल कंडीशंस पाई जाती हैं, जहाँ जैसे जो ड्राई कंडीशंस हैं तो वहाँ जो प्लांट उगते हैं वो अपने आप को ड्राई कंडीशन के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की एक्सेस है, ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो वहाँ के पौधे कुछ जलीय स्थिति में रहने के लिए अनुकूलन पैदा कर लेते हैं। तो जल संबंधों की दृष्टि से अगर हम देखें, वाटर रिलेशन की दृष्टि से देखें, तो हर अलग अलग जगह की जो भी परिस्थितियाँ होती हैं या जो वेजिटेशन होती हैं वो अलग अलग हो सकती है। कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, या जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि पौधे के जो एरियल पार्ट्स हैं उनसे पानी ज़्यादा निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको उस कंडीशन में रहने के लिए कुछ अनुकूलन अपने शरीर में उनमें कुछ डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन असाधारण परिस्थितियों में रह पाते हैं। जो प्लांट ग्रुप्स हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं इन अडेप्टिव फीचर्स के बेसिस पे या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर रिक्वायरमेंट, वार्मिंग जो है उन्होंने 1909 में प्लांट्स को कई ग्रुप्स में बांटा था और इन्होंने नाम दिया था प्लांट्स का, जो ग्रुप्स हैं उसको 3 भागों में बांटा था बेसिकली, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे जो ज़्यादा जलीय आवासों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, और मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जहाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है या मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ हैं पानी की, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर और पानी की कमी वाले ड्राई एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो वार्मर ने इनको जल संबंध के साथ में एक और वर्गीकरण में जैसे एडेफिक फैक्टर्स हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई थी। इन तरीके के प्लांट्स के अलावा भी वार्मिंग ने कई तरीके के प्लांट्स को, मतलब इन जो भी सॉइल की जो टाइप है और जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कुछ 10 तरीके के ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किया था। जैसे ऑक्ज़ाइलोफाइट्स वो पौधे हैं जो कि एसिडिक सॉइल पे ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स दे ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल। लिथोफाइट्स दे ग्रो ऑन रॉक की सरफेसेस, और पथरीली जो ज़मीन होती है वहाँ ग्रो करते हैं। सेमोफाइट्स होते हैं जो कि बालू मिट्टी या सैंड या ग्रेवल इनमें पाए जाते हैं। चीरसोफाइट्स होते हैं जो कि जो वेस्टलैंड पाई जाती हैं उनमें पाए जाते हैं। और एरिमोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। साइक्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोल्ड सॉइल में, जो ठंडी जगहों में पाए जाते हैं। साइलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सवाना में दूर दूर तक फैले हुए सवाना ग्रासलैंड्स में जो प्लांट्स होते हैं वो साइलोफाइट्स कहलाते हैं। और हीलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दलदली ज़मीन में ग्रो करते हैं। इसके अलावा स्क्लेरोफाइट्स भी होते हैं जो कि फॉरेस्ट और बुश लैंड में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक टाइप के प्लांट्स हो जाते हैं।
पर बेसिकली दो जो कंडीशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जल की जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पे जो पौधे का वर्गीकरण हमने देखा। एक तो पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोफाइट्स जैसे नाम से पता चल रहा है, ग्रीक शब्द जो ह्यूडर है, ह्यूडर का मतलब होता है पानी या जल, और फाइटोन मतलब प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ह्यूडर और प्लांट। वाटर प्लांट्स कहलाते हैं जो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से जल से संतृप्त जो मृदा है या जो जल है उसकी अधिकता है उसमें पाए जाते हैं, तो उनको हम जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट भी कहते हैं। ये इन जो प्लांट्स हैं इनको हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम हाइड्रोफाइट्स के इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस हाइड्रोफाइट्स में पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो जैसा कि हमें पता है कि दे ग्रो इन रीजन्स वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई और वेट सॉइल। ये कई तरीके के हाइड्रोफाइट्स इस धरती पे विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। इनको हम दो तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो पानी की अवेलेबिलिटी जो हैबिटेट है उसके आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है उसमें हमने इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, या तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, देन रूटेड हाइड्रोफाइट्स, एंड देन एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट भी 2 तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से हम 5 तरीकों में इनको हाइड्रोफाइट्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। मीन्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं जो 2 तरीके के, एक तो फ्री फ्लोटिंग और दूसरा सबमर्ज्ड फ्लोटिंग। देन रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हो सकते हैं, और रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स हो सकते हैं, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। और 5वीं तरीके के हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्री फ्लोटिंग जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो किस तरीके के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जैसा नाम से ही हमें पता है कि ये जो हैं हाइड्रोफाइट्स वो इसमें जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। दे फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो इनका जो सॉइल है उसमें जो वाटर बॉडी है उसकी सॉइल से इनका कोई रिलेशन नहीं होता, और ये स्वतंत्र रूप से फ्रीली जल की सतह पे तैरते रहते हैं। और ये पौधे जो हैं वो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि ये जल की सतह पे रहते हैं तो ये एयर के कांटेक्ट में भी हैं, और ये पानी में फ्री फ्लोट कर रहे हैं तो ये पानी के कांटेक्ट में भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुल्फिया, लेमना और इखोर्निया, पिस्टिया, साल्विनिया, इस तरीके के एजोला, ये ऐसे हाइड्रोफाइट हैं जो कि जल की सतह पर तैरते रहते हैं और फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दूसरी तरीके के हाइड्रोफाइट्स हैं वो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं। और सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो जल में निमग्न यानी कि डूबे हुए रहते हैं। इन पौधों में रूट सिस्टम नहीं होता, रूट्स का अभाव कह सकते हैं, अभाव होता है। और ये जो सॉइल जो वाटर बॉडी है उसमें जो उनका पैंदा है, उसमें जो तल है उसमें वो स्थिर नहीं रहते हैं, और इनके जो स्टेम है वो लंबे और पत्तियां छोटी कटी फटी हो सकती हैं। और ये वाटर करंट्स के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह तक बह के चले जाते हैं। सबमर्ज्ड होते हैं लेकिन फ्लोटिंग हो सकते हैं। तो these are plants in contact with only water and being completely submerged and not rooted in mud. For example, Ceratophyllum है या Utricularia and Naza, ये
इनके सबमर्ज प्लांट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरे जो हैं वो रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। रूटेड सबमर्ज मतलब ये जल में डूबे हुए तो रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है, जिससे ये जो भी तले पे थोड़ी बहुत सॉइल होती है उसमें ये अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और पोटेमोजिटॉन। तो हाइड्रिला और पोटेमोजिटॉन में तो जो स्टेम है वो लंबा होता है और जो नोड्स हैं उस पर छोटी छोटी सी पत्तियां पाई जाती हैं। और हालांकि ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट हैं, तो ये जो भी वाटर बॉडी है उसमें जो लाइट है और जो एरिएटेड एरिया हैं उनमें पाए जाते हैं। और लेकिन फिर भी इसमें गैसेस प्रॉपर, मतलब इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। देन कम्स रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। इसमें ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि इनमें ऐसे प्लांट्स हैं जो इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं सॉइल में। जो तले पे थोड़ी बहुत सॉइल पाई जाती है वाटर बॉडी में, उसमें ये फिक्स कर लेती हैं, लेकिन जो इनकी पत्तियां हैं वो सरफेस पे तैरती रहती हैं। पत्तियां और जो पुष्पीय भाग दूसरे एरियल फ्लोरल पार्ट्स हैं वो, उनके अलावा जो पौधे का जो बाकी का हिस्सा है वो जल में रहता है, और ये जो एरियल पार्ट्स हैं वो, मतलब फ्लोरल पार्ट्स हैं और लीव्स हैं, वो ऊपर दिखाई देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल निम्फिया, निलम्बो, विक्टोरिया, ट्रापा, मार्सिलिया, ये रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं। देन कम्स रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एम्फीबियस प्लांट्स कहलाते हैं। इन पौधों का नीचे का कुछ भाग जो है वो पानी में रहता है और बाकी का हिस्सा एयर में रहता है। तो यानी कि जो इनके